Good morning, class 9 friends. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of this fourth chapter in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. Okay, in my previous lecture I told you that when the king decided to punish the rich merchant whose a wall of the house fell down, whose house wall fell down on a thief, and the thief died on the spot. Okay. But here the merchant said that he did not build that wall. It was built by a mason. So you should punish him. Okay. Now the king realized that this is the fault of the mason who built the wall, or the bricklayer you can call it. Who is that? The king asked the rich merchant, who is that particular person or mason or bricklayer who built the wall? My lord, this wall was built in my father's time. महाराज, ये मेरे घर की जो दीवार थी वो मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी. आई नो द मैन, मुझे पता है वो व्यक्ति जिसने की दीवार को बनाया था, यानी कि वो कारीगर जिसने की दीवार को बनाया था. आई नो दैट पर्सन. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ. वो एक वृद्ध व्यक्ति अब हो चुका है. ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. राजा ने अपने दूतों को, यानी संदेशवाहकों को, मैसेंजर मीन्स ए पर्सन हु डिलीवर्स मैसेज, टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर. तो राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा उस ईंटों की दीवार चुनने वाले कारीगर के पास जिसके द्वारा उस दीवार का निर्माण किया गया था. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट. तो राजा के दूत उस कारीगर के हाथ पैर बांधकर उसे राज दरबार में लेकर आए. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम. तुम यहाँ राज दरबार में आ चुके हो. अब तुम हमें ये बताओ कि क्या तुम्हारे द्वारा इस व्यक्ति के घर की दीवार बनाई गई थी इसके पिताजी के समय में. यस माय लॉर्ड आई डिड. हाँ महाराज, मैंने ये दीवार बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड. तुमने ये किस तरह की दीवार बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम. तुमने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि ये दीवार जो है एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो उसकी मृत्यु हो गई. यू मर्डर्ड हिम. एक तरह से तुमने उस व्यक्ति की हत्या की. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. हमें तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा देनी होगी. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन. इससे पहले कि राजा मृत्युदंड की सज़ा उस कारीगर को दे. द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. उस बेचारे कारीगर ने प्रार्थना की राजा से, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. कृपया महाराज आप मेरी बात को सुने. कारीगर ने राजा से कहा, इससे पहले कि आप आदेश दें मेरी हत्या का. इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड. कारीगर ने कहा कि ये बात सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया और ये दीवार अच्छी नहीं बन पाई थी. बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट. लेकिन ऐसा इसलिए हुआ, कमज़ोर दीवार का निर्माण इसलिए हुआ कि उस समय दीवार बनाने में मेरा
मन या दिमाग नहीं लगा हुआ था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो यहाँ वो कारीगर कहने लगा कि दीवार बनाते समय में एकाग्रता पूर्वक ध्यानपूर्वक जो है दीवार नहीं बना पा रहा था। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि एक नृत्य करने वाली लड़की जो कि उस गली में से बार बार इधर उधर आ जा रही थी सारे दिन, और उसके घुंघरुओं की जो आवाज़ थी वो मेरा ध्यान बार बार भंग कर रही थी। आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल। तो मैं अपनी निगाहें और अपना दिमाग दीवार बनाने के काम में नहीं लगा सका। दैट आई वॉज बिल्डिंग, वो दीवार जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो कारीगर ने कहा कि आपको निश्चित रूप से उस नर्तकी को यहाँ राज दरबार में बुलाना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि वो नर्तकी कहाँ रहती है। ऐसा उस ब्रिकलेयर ने कहा। यू आर राइट, द केस डीपन्स, यू मस्ट लुक इनटू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, राजा ने कारीगर से कहा। अब ये मुकदमा जो है काफ़ी गहराता जा रहा है। राइट, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें तसल्ली पूर्वक जो है इसकी तहकीकात करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये बात आसान नहीं है कि हम इतने पेचीदे मामलों में ऐसे जल्दीबाजी में निर्णय ले लें। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, जाओ और जाकर उस नर्तकी को लेके आओ, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, कैम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नर्तकी जो कि एक वृद्ध महिला बन चुकी थी, वो कांपती हुई राजा के दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या कई सालों पहले तुम गली में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, ये गली में आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा कारीगर एक दीवार का निर्माण कर रहा था या दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। ठीक है, तो नर्तकी से राजा ने कहा कि तुम अपने घुंघरुओं की आवाज़ करते हुए, जिंगलिंग साउंड मीन्स द म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस बाय वॉकिंग ऑफ a lady having these anklets in the foot. ओके, घुंघरुओं की आवाज़। तो तुमने यहाँ राजा ने उस नर्तकी से पूछा कि क्या तुम इधर उधर आ जा रही थी रास्ते पर उस दिन, और साथ ही अपनी घुंघरुओं की आवाज़ करते हुए। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम एक जवान नर्तकी थी और तुमने उस दीवार चुनने वाले कारीगर के ध्यान को भंग किया। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स डाइवर्ट अटेंशन। सो ही बिल्ड ए बैड वॉल, इसलिए उसके द्वारा एक ख़राब दीवार का निर्माण किया गया। इट इज़ फॉलन ऑन ए पुअर बगलर, ये दीवार एक बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई। बगलर ये मीन्स थीफ। एंड किल्ड हिम, और
दीवार गिरने के कारण वो चोर मारा गया। यू किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम निरपराधी व्यक्ति की हत्या की। यू विल हैव टू बी पनिश, इस अपराध के लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी निश्चित रूप से। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, अब वो नर्तकी ने थोड़े समय के लिए सोचा और फिर कहा, शी हियर स्टैंड्स फॉर द डांसिंग गर्ल। माय लॉर्ड वेट, महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं अब इस बात को मुझे याद आ गया है कि क्यों मैं गली में इधर उधर चक्कर काट रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैं दे चुकी थी कुछ सोना एक सुनार को मेरे लिए कुछ गहने बनवाने के लिए। नर्तकी ने राजा से कहा, ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल, वो सुनार एक आलसी और धूर्त किस्म का व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। तो उसने मेरे गहनों को देने के लिए, बनाकर देने के लिए इतने अधिक बहाने बनाए। वो कहता रहा कि मैं तुम्हें अब दे दूँगा, मैं तुम्हें थोड़े समय बाद दे दूँगा, अभी गहने तैयार नहीं हुए, दिन में आना, दोपहर में आना या फिर शाम को आना, ऐसे बार बार वो बहाने करने लगा। तो इसलिए सारे दिन नर्तकी को उस सुनार की दुकान के चक्कर काटना पड़ा। He made me walk up and down to his house a dozen times, तो सुनार ने मुझे उसकी दुकान के चक्कर कटवाए लगभग 1 दर्जन बार। राइट, I think the shop was just under his house. That was when the bricklayer saw me. और जब मैं उस गली में इधर उधर आ जा रही थी तभी ईंटों की दीवार चुनने वाले इस कारीगर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस निंदा करने योग्य सुनार की गलती है कि जिसके कारण मुझे बार बार उसके चक्कर काटने पड़े। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी नर्तकी, इसका कहना परम रूप से ठीक है। राजा ने ऐसा कहा। थॉट द किंग, पहले तो राजा ने सोचा फिर बोला, वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और जो प्रमाण थे उन सबको न्याय रूपी तराजू में तोलते हुए उसने कहा, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें जो वास्तविक अपराधी है, कल्प्रिट वन हु कमिट्स अ क्राइम, गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। तो राजा ने कहा अपने मैसेंजर्स को कि जाओ और जाकर उस सुनार को पकड़ कर लाओ, चाहे जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ हो। एट वंस यानी तुरंत, इमीडिएटली। द किंग बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो अदालत के सम्मान की तामीर करवाने वाले यानी कि राजा के दरबार के आदेश की तामीर या पालना करवाने वाले जो कर्मचारी थे, उन्होंने सुनार की तलाश की। हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि उसकी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और जब उस सुनार ने उसके ऊपर लगे हुए आरोप को सुना तो उसके पास भी कहने के लिए अपनी स्वयं की एक कहानी थी। ओके, माय लॉर्ड ही सेड, महाराज उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब छोटा मोटा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेट दिस डांसर
came many times to my door. ये बात सत्य है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार मेरे दरवाजे पर बुलाया, घर के दरवाजे पर बुलाया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich man merchant's orders. ठीक है, तो मैंने कई बार इस नर्तकी को अपनी दुकान पर बुलाया, ठीक है, क्योंकि घर के दरवाजे के नज़दीकी थी. तो क्योंकि मैं इसके गहने बनाने का काम पूरा नहीं कर सका, क्योंकि इसके गहने बनाने का काम करने से पहले मुझे एक धनवान व्यापारी के गहने बनाने का जो ऑर्डर मेरे पास था उसको मुझे पूरा करना था. दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वॉन्ट वेट. उनके घर में शादी आ रही थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. तो धनी व्यापारी का ऑर्डर मुझे पहले पूरा करना पड़ा. यू नो हाउ इम्पैशेंट रिच मैन आर. आप जानते हैं महाराज कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो कितने व्याकुल और अधीर होते हैं. दे आर नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ पेशेंस. उनमें धैर्य या सब्र नहीं होता. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. वो धनवान व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस बेचारी गरीब महिला के गहने का काम पूरा करने से रोका. मेड हर वॉक अप एंड डाउन. और बार बार इस नर्तकी को तुमने चक्कर लगवाए. विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर. और बार बार नर्तकी के इधर उधर चक्कर काटने के कारण जो दीवार बनाने वाला जो कारीगर था उसका ध्यान भंग हुआ. विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल. मैस मीन्स डर्टियर और अनटाइडी. जिसके द्वारा इस खराब दीवार का निर्माण किया गया. विच इज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम. तो वो खराब दीवार जो है एक मासूम व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला. कैन यू नेम हिम. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो कि वो धनवान व्यापारी कौन था जिसके गहने तुम्हें बनाने थे. द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट. सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस. और वो व्यापारी कोई और नहीं था उसी मूलभूत व्यापारी के जिसकी घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग. अब राजा ने सोचा कि न्याय करने का समय आ चुका है. बैक टू द मर्चेंट. ठीक है, अब राजा ने वापस से उस धनी व्यापारी को जो है अपने ध्यान केंद्रित करते हुए कि ये गलती थी उस धनी व्यापारी की जिसने कि सुनार को उसके गहने बनाने के लिए दबाव बनाया. When he was rudely summoned back to the court. जब उस धनवान व्यापारी को जो है राजा के दरबार में उपस्थित होने का एक रूखा सा आदेश दिया गया. ही अराइव्ड क्राइंग. धनवान व्यापारी राजा के दरबार में चीखते चिल्लाते हुए आया. इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी. ये मैं नहीं था महाराज, मेरे पिताजी थे जिन्होंने सुनार को गहने बनाने का आदेश दिया. ही इज़ डैड, आई एम इनोसेंट. अब मेरे पिताजी मर चुके हैं और मैं निरपराधी या मासूम हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसिसिवली. डिसिसिवली मीन्स डिसाइड क्विकली.
शीघ्रतापूर्वक निर्णय करना। अब राजा ने पहले उसके मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। कंसल्टेड मीन्स टू टेक ओपिनियन ऑफ, विचार विमर्श करना। और उसने जो है शीघ्रतापूर्वक ये निर्णय किया, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। राजा ने उस धनी व्यापारी को कहा कि ये बात सत्य है कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, अब तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो सज़ा दी जानी चाहिए उसके स्थान पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने अपने अपराधी पिता की सारी संपत्ति को प्राप्त किया है और एक पैतृक अधिकार के रूप में तुम्हें अपने पिताजी से वो सब कुछ मिला है जो कभी तुम्हारे पिताजी का था। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, तुम्हारे पिताजी की धन दौलत और साथ ही तुम्हारे पिताजी द्वारा किए गए पापपूर्ण कार्य का फल भी तुम्हें अब भुगतना है। आई न्यू एट वंस इवन when I first set eyes on you that you are at the root of this horrible crime. You must die. राजा ने कहा कि मैं तुरंत जान गया था, यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार निगाह तुम पर डाली थी, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। तुम्हें निश्चित रूप से मरना होगा। As he ordered a new stake to be made ready for the execution. जब राजा के द्वारा आदेश दिया गया कि एक नया फांसी का फंदा तैयार किया जाए और उसे अपराधी को फांसी चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार अवस्था में रखा जाए। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. Impaling means to push a sharp pointed object through something. कोई नुकीली वस्तु किसी के अंदर घुसाने के अर्थ में इम्पैलिंग। और जब सेवकों ने उस फांसी के फंदे पर जो है धारदार हथियारों की नोक को तैयार किया, यानी कि उनको और धारदार बनाया, और जिससे कि अपराधी को शरीर के अंदर उसे घोंप कर उसकी हत्या की जाए फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जब सेवकों ने फांसी के फंदे को तैयार किया अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो एक विचार जो है वो मंत्री के दिमाग में आया, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि वो जो धनवान व्यापारी था वो इतना दुबला पतला था कि उसको ठीक प्रकार से फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता और उसको फांसी के फंदे पर लटकाकर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। मंत्री ने राजा को अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करने की सलाह दी। द किंग टू वाज वरीड अबाउट इट। मंत्री ने राजा से कहा कि इतना पतला दुबला व्यापारी है, गर्दन पतली सी है, फांसी का फंदा गले पे लगाएंगे तो हो सकता है कि ये मर नहीं पाए। तो मंत्री से राजा ने कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उचित निर्णय लें। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इस बारे में चिंतित था। व्हाट शेल वी डू? हम क्या करें? ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड to do was to find a fat man enough to fit the stake. तो राजा ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए? तभी अचानक
ये विचार उसके दिमाग में आया कि उन्हें कुल मिलाकर आवश्यकता है एक ऐसे मोटे व्यक्ति की जिसकी गर्दन फांसी के फंदे पर ठीक प्रकार से बैठे, या जिसकी गर्दन फांसी के फंदे के आकार की हो, कोई मोटा ताजा व्यक्ति हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेप। ठीक है, तो सेवकों को तुरंत भेजा गया सारे शहर में तलाश करने के लिए कि वो जाकर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो और जिसकी गर्दन का आकार फांसी के फंदे के आकार के बराबर हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। ठीक है, तो सेवकों की निगाह उस गुरु के चेले के ऊपर पड़ी, गुरु के शिष्य के ऊपर पड़ी, जिसने अपने आप को बहुत मोटा कर लिया था। कई कई महीनों तक लगातार केले, चावल, गेहूं से बने हुए रोटियां और घी इत्यादि खा कर वो चेला इतना मोटा हो गया था, राइट, कि राजा के सेवकों ने तुरंत देखते ही उसे इस बारे में निर्णय ले लिया कि ये व्यक्ति फांसी के फंदे के पे झूलने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. क्या मेरे द्वारा क्या अपराध किया गया? मैं एक मासूम व्यक्ति हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, चेले ने राजा के सेवकों से कहा चीखते हुए। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेप। लेकिन ये राजकीय आदेश है, राजा का आदेश है कि हमें पता लगाना है एक ऐसे मोटे व्यक्ति का जिसके गर्दन का आकार जो है फांसी के फंदे के आकार के बराबर हो। ओके, दे सेड, सेवकों ने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और राजा के सेवक जो है चेले को फांसी देने वाले स्थान पर लेकर गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर चेले ने याद किए उसके बुद्धिमान गुरु द्वारा कहे गए शब्द। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, ये एक मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जान पाओगे कि ये मूर्ख लोग अगला कदम तुम्हारे साथ क्या उठा सकते हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब चेला अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने हृदय में गुरु से प्रार्थना की, अपने दिल से गुरु से उसने प्रार्थना की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेकेंड लेक्चर। वी विल कंटिन्यू the remaining part of this chapter in third lecture. Okay, thank you all.